Hello viewers, welcome back to your YouTube channel Economics X. My name is Indu Sharma. So guys, previous class में हमने देखा था infrastructure on the eve of independence and आज हम लास्ट टॉपिक यानी कि इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस का लास्ट टॉपिक डेमोग्राफिक प्रोफाइल एंड ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस खत्म करेंगे। इसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे इस टॉपिक में, किस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं। आप कितना भी टॉपिक कंप्लीट कर लो, जब तक आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे जब तक आपको एग्जाम में पता ही नहीं चलेगा कि आपने कितनी तैयारी करी है। सो स्टार्ट करते हैं गाइस। डेमोग्राफिक प्रोफाइल ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल क्या क्या थे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये एंड इसमें क्वेश्चन आपको जनरली देखने को मिलते ही मिलते हैं एग्जाम में, राइट। तो फर्स्ट है फॉलोइंग पैरामीटर बर्थ रेट एंड डेथ रेट। तो हम ये देखेंगे कि जब ब्रिटिश राज के समय पे जो हमारी जो इकोनॉमी थी वो सबको पता है कि बहुत पॉवर्टी थी, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत था और बहुत अंडर डेवलप्ड थी, कुछ भी नहीं था, ठीक है। तो जो बर्थ रेट था और जो डेथ रेट था वो बहुत ज्यादा हाई था, राइट। इस वजह से क्या होता था कि बहुत पॉवर्टी की वजह से ये सारी चीजें होती थी, क्योंकि लोग अवेयर नहीं थे और कुछ फैसिलिटीज नहीं थी। हम ये बोल सकते हैं कि कुछ फैसिलिटीज नहीं थी। तो जो बर्थ रेट था वो था 48,000, राइट। एंड जो डेथ रेट है वो था 40, यानी कि जो बर्थ रेट है वो कितना था 48 और जो डेथ रेट है वो कितना था 40 पर 1000 रिस्पेक्टिवली, यानी कि पर 1000। ओके, तो यानी कि जितना डेथ रेट था उसी के लगभग बर्थ रेट था। ज्यादा लोग, जनसंख्या भी ज्यादा होती थी और मृत्यु भी जल्दी होती थी, क्योंकि फैसिलिटीज नहीं थी वहां पे। उस टाइम पर हॉस्पिटल नहीं थे और जितने जो लोग थे वो पॉवर्टी की वजह से बहुत त्रस्त थे, बहुत गरीबी थी। तो इस वजह से कुछ अवेयरनेस नहीं थी। तो बहुत रीजंस की वजह से जो डेथ रेट और बर्थ रेट लगभग इक्वल थे। 48 पर 1000 था बर्थ रेट और 40 पर 1000 था दैट रेट। नाउ सेकंड पॉइंट इज इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। ये क्या बताता है कि जो बच्चे, यानी कि जो बच्चे थे उनकी भी उम्र बहुत कम होती थी, यानी कि 1 साल तक भी बच्चा नहीं जी पाता था। 1 साल होते होते ही उसकी डेथ हो जाती थी, ठीक है। वो कितना था 218 पर 1000, यानी कि 218 पर 1000 था। जो ये डिनोट करता है कि पुअर हेल्थ केयर था उस टाइम पर, ठीक है। कोई हॉस्पिटल नहीं थे, रोड ना होने की वजह से, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज ना होने की वजह से हम जो बच्चे थे उनको बचा ही नहीं पाते थे, ठीक है। तो ये सारी चीजें बहुत हम लोगों को फेस करनी पड़ी थी। और जो इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट था वो 218 पर 1000 था। गाइज होता क्या है कि एग्जाम में कभी कभी डेटा बेस्ड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तब अपने क्वेश्चन को हम जिस जिस तरीके से हम जब आंसर राइटिंग करते हैं, तो आंसर राइटिंग में इस तरीके से हमें क्वेश्चंस आंसर्स को रिप्रेजेंट करना होता है कि उसमें हमें डेटाबेस यानी कि डेटा भी मेंशन करना पड़ता है। तो इस तरीके से हम अपना एक पर्सनल कॉपी बनाएंगे जिसमें हम जो अमाउंट है वो लिखते जाएंगे, कितना था कितना नहीं था, राइट। तो उससे एग्जाम के टाइम पे हमें इजी रहेगा लर्न करने के लिए। थर्ड है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। वो क्या था 32 ईयर्स, ठीक है। वो कितनी थी, यानी कि 32 साल थी। और अभी के टाइम पे कितनी है 68 ईयर। ये क्या बताता है, वही लैक ऑफ हेल्थ केयर फैसिलिटीज, ठीक है। फैसिलिटीज जो हेल्थ केयर की थी वो बहुत कम थी। तो लोग जो थे वो कितना जी पाते थे, ओनली 34 ईयर्स तक ही जी पाते थे, 32 ईयर्स तक ही जी पाते थे, क्योंकि फैसिलिटीज नहीं थी, हेल्थ केयर फैसिलिटीज ना होने की वजह से बहुत प्रॉब्लम होती थी। और अभी जो एज है वो कितनी है 68 ईयर, ठीक है। ये डेटाबेस एक एवरेज निकाल के बताया जाता है। और डेटा जैसे कि जो डेटा निकाले जाते हैं वो किस फॉर्म में निकाले जाते हैं, स्टैटिस्टिकल फॉर्म में निकाले जाते हैं, जिनको हम अच्छे से उन डेटा को कलेक्ट करके उसको ऑर्गेनाइज करते हैं। ये हमने स्टैटिस्टिक्स में पढ़ा था, राइट। अब नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है लिटरेसी रेट। जो लिटरेसी रेट था वो पूरा जो था वो कितना था 16% था, ठीक है। जिसमें फीमेल का था जो वो कितना था 7%। 7% फीमेल बस ओनली लिटरेट होती थी, बाकी सब इलिटरेट होती थी। और वो क्यों होता था, क्योंकि सोशल और इकोनॉमिक बैकवर्डनेस की वजह से और अवेयर नहीं थे लोग, और स्कूल कॉलेजेस ये सारी फैसिलिटीज नहीं होती थी। तो इस वजह से हम लोगों की कोई गलती नहीं थी, तब हमारी सोसाइटी में ये फैसिलिटीज नहीं होंगी तो ऑफकोर्स ये चीज ज्यादा से ज्यादा पाई जाएंगी। तो ये जो ये इंडिकेट करता है कि हमारी इकोनॉमी किस तरीके से बैकवर्डनेस फेस करती थी। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हम,
ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। जो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर है इस ये बताता है कि जो वर्किंग पॉपुलेशन थी वो किस किस चीजों में एंगेज थी, ठीक है। तो इसमें आ जाते हैं 3 सेक्टर जो हम देखेंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। इसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे। फर्स्ट आता है प्राइमरी सेक्टर। जो प्राइमरी सेक्टर होता है वो किस चीज से रिलेटेड है, एग्रीकल्चर से। किस चीज से रिलेटेड है, एग्रीकल्चर सेक्टर से। और जो एग्रीकल्चर सेक्टर यानी कि हमारी जो इंडियन इकोनॉमी थी वो मोस्ट ऑफ द टाइम और सबसे ज्यादा जो रेशो था वो इंडियन इकोनॉमी का वो एग्रीकल्चर पर ही डिपेंड थी। यानी कि 72%, 72.7% जो इंडियन पॉपुलेशन थी वो किस पर डिपेंड करती थी, एग्रीकल्चर पर डिपेंड करती थी। सेकेंडरी सेक्टर में आ जाता है 10%, 10.1%। इसके अंदर जितनी भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती थी, कंस्ट्रक्शन होते थे, वो सारी चीजें आ जाती हैं। और टर्शरी सेक्टर में आ जाता है 17.2%। इसके अंदर जितनी भी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज होती हैं, जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, जितनी भी सर्विसेज होती हैं, वो सारी आ जाती हैं टर्शरी सेक्टर। यानी कि प्राइमरी सेक्टर से हम सीधे जंप किए थे टर्शरी सेक्टर पे, राइट। सेकेंडरी सेक्टर का हमारा इतना नहीं रहा था, हम डायरेक्ट सर्विसेज पे जंप किए थे। ओके, अब हम कुछ ऑब्जर्वेशंस देखते हैं, मतलब एक कंपैरिजन डेटा देखते हैं कि हमारी इकोनॉमी इतनी परसेंटेज एग्रीकल्चर पे लाई करती थी तो अदर इकोनॉमी कितने कितने परसेंट एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती थी। और ये एक इंपॉर्टेंट डेटा है, आप इसको बहुत अच्छे से लर्न कर सकते हो और एग्जाम में ये जर्नल पूछा जाता है। सो नाउ एग्रीकल्चर जो है वो मेन सोर्स था ऑक्यूपेशन का, वो हम सभी जानते हैं। हमारी इंडियन इकोनॉमी ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस मोस्ट ऑफ टाइम क्या थी, एग्रीकल्चर पर ही डिपेंड करती थी, क्योंकि और कोई इनकम का सोर्स नहीं हुआ करता था, राइट। सो 72.7% पॉपुलेशन वाज एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर। ये कहाँ का डेटा है, इंडिया का। ये कहाँ का डेटा है, इंडिया का। ओके, यानी कि इंडियन इकोनॉमी का। एंड 2% जो थी पॉपुलेशन वो किस पर जो 2% एग्रीकल्चर जो था वो कहाँ पे था, इंग्लैंड एंड यूएस यानी कि अमेरिका। एंड 12% एग्रीकल्चर पे जापान डिपेंड करता था एंड 4% जर्मनी, राइट। तो कंपैरिजन अगर हम करें तो हमारी जो इंडियन इकोनॉमी थी वो एग्रीकल्चर पे सबसे ज्यादा डिपेंड करती थी, क्योंकि हमारे पास ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर और कुछ नहीं था, हमारे पास सिर्फ एग्रीकल्चर ही सोर्स ऑफ इनकम हुआ करता था और हम लोग वही सब करते थे, राइट। नाउ सेकेंड पॉइंट इज इंडस्ट्री। वो एक इनसिग्निफिकेंट सोर्स है, क्योंकि इंडस्ट्रीज जो थी वो बहुत काफी टाइम के बाद इंडिया में आई हैं। हमेशा जो इंडस्ट्रीज के मामले में यूएस, ठीक है, इंग्लैंड, जापान, ये सभी इंडस्ट्रीज में ऑलरेडी डेवलप्ड थे। इंडिया जो है वो एक डेवलपिंग कंट्री है, तो उस टाइम पर ओनली 9% जो इंडस्ट्री यानी कि माइनिंग ही थी, मैन्युफैक्चरिंग जो होती थी, रॉ मटेरियल जो मैन्युफैक्चर करते थे, ठीक है, वो सिर्फ ओनली 9% था। एंड यूएसए जो था वो इंडस्ट्रीज के मामले में 32% था। इंग्लैंड सबसे ज्यादा था उस टाइम पर 42% एंड 39% जो था वो जापान था। यानी कि इंडस्ट्रीज 42% इंग्लैंड में सबसे ज्यादा थी, देन जापान और देन यूएसए यानी कि अमेरिका। सो ओवरऑल दी पॉइंट लास्ट कंक्लूजन ये निकलता है कि जो इंडियन इकोनॉमी थी वहां पर जो था सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर तो था ही नहीं था, मतलब बहुत कम था। इस वजह से जो हमारी इंडियन इकोनॉमी की जो ग्रोथ थी वो बहुत कम थी, ठीक है, इन्फेंट स्टेज ऑफ ग्रोथ थी, ठीक है। और एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस इंडियन इकोनॉमी जो थी वो क्या थी, बैकवर्ड थी और कोई अच्छी ग्रोथ नहीं थी और बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती थी हमारे इंडियंस को, क्योंकि कोई फैसिलिटीज नहीं थी। आफ्टर इंडिपेंडेंस हम लोगों ने धीरे धीरे इम्प्रूव किया और अभी की पोजीशन देखें तो हम बहुत आगे हैं और बहुत कुछ ग्रो कर चुके हैं। हमारी जो इकोनॉमी है वो बहुत अच्छे से ग्रो कर चुकी है, राइट। सो ये कुछ पॉइंट्स थे। और गाइस इंडियन इकोनॉमी बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और हमें एक्चुअली में पता चलता है कि हम पहले कैसे थे और अभी कैसे हैं। एक कंपैरिजन हमें समझ आता है और एक पिक्चर क्लियर होती है। सो आई होप आपको ये समझ आया होगा और ये चैप्टर इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस आज यहीं पर खत्म होता है। इसके कुछ क्वेश्चंस मैं प्रोवाइड करूंगी एंड देन आई विल डिस्कस द नेक्स्ट चैप्टर जो है पॉलिसीज के ऊपर, 5 ईयर प्लान्स के ऊपर, ठीक है, उसमें हम सारी चीजें देखेंगे और हाफ ईयरली का कोर्स भी हम लोग बहुत जल्दी कंप्लीट करेंगे। सो गाइज इफ यू लाइक सो डू सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच।